फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग विद सर्वेश। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड टुडे सेशन इज़ वर्क, पावर एंड एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो सेक्शन दिया हुआ है, एक फिगर ए और एक है फिगर बी। फिगर ए में आप क्या देखते हैं, एक पर्सन है जो वॉल को पुश करने की कोशिश कर रहा है, और जो बी है इसमें भी एक पर्सन है जो एक कंटेनर को या कोई भी एक सॉलिड है मटेरियल जिस पे फोर्स अप्लाई करके उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वो डिस्प्लेस कर रहा है। तो इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है ये आपको सोचना है, और उसके बाद इसका आपको आंसर करना है कमेंट में। इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप सोचोगे। नेक्स्ट, वर्क। वर्क क्या है? तो बेसिकली वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस मूव्ड। फोर्स एंड डिस्टेंस मूव्ड, इसका मतलब क्या है? आप जिस भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हो, अगर वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है या उसी डायरेक्शन में मूव होता है, तो वी से दैट वर्क इज़ हैपनिंग। सपोज दैट किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने फोर्स अप्लाई किया और वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, वो उसी प्लेस पर रुका हुआ है। इसका मतलब उसमें जो डिस्टेंस है वो मूव नहीं हो रहा है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जब तक एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिस्प्लेस नहीं होगा, इसका मतलब जो डिस्टेंस कवर होगा वो ज़ीरो होगा, जो कि वर्क का डेफिनेशन ये कहता है कि वर्क होने के लिए फोर्स एंड डिस्टेंस इन दोनों का प्रोडक्ट होना ज़रूरी है। अगर इसमें से आपने फोर्स अप्लाई नहीं किया है किसी बॉडी पर, यानी फोर्स ज़ीरो है, तो इसका मतलब वर्क भी ज़ीरो होगा। दूसरा कंडीशन ये है, अगर आपने फोर्स अप्लाई किया है और ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं कर रहा है, यानी डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है, तो इसका मतलब d इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब d ज़ीरो होगा तो आपका वर्क भी ज़ीरो होगा, यानी कि कोई वर्क नहीं किया जाएगा इस कंडीशन में। यानी दोनों कंडीशन में कोई वर्क नहीं होगा, इधर f इज इक्वल टू ज़ीरो और d इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इसके दो बेसिक कंडीशंस होते हैं वर्क होने के लिए। अब इसका यूनिट होता है जूल। जूल साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पर वर्क के यूनिट को जूल रखा गया है। ये इसका एसआई यूनिट होता है। इसका एमकेएस यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। वर्क के यूनिट को हम 1 न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। अब ये 1 न्यूटन कहाँ से आया? तो फ्रेंड्स, अगर हमें वर्क का यूनिट निकालना है तो हमें सबसे पहले फोर्स का यूनिट पता होना चाहिए और डिस्टेंस का यूनिट पता होना चाहिए। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। एमकेएस सिस्टम में अगर हम मेज़र कर रहे हैं तो जो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, न्यूटन को भी हम फर्दर उसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब हम न्यूटन की जगह पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लेस करते हैं और फिर उसको मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वर्क का फाइनल यूनिट निकल करके आता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आते हैं इस फिगर ए और फिगर बी पर। आई होप जो कॉन्सेप्ट मैंने वर्क के बारे में बताया आपको समझ में आया होगा। ये जो फिगर ए है, अब इसमें आपको बताना है कौन काम कर रहा है। फिगर ए में जो पर्सन है वो एक वॉल को पुश कर रहा है। वॉल को वो पुश करते करते भले ही वो थक जाए, मर भी जाए, लेकिन हम उसको साइंस की भाषा में कहेंगे देयर इज़ नो वर्क डन। क्यों? क्योंकि वर्क डन होने के लिए डिस्टेंस का मूव होना ज़रूरी है। बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वॉल जहाँ है उसी कंडीशन में
पड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे फोर्स तो अप्लाई हो रहा है लेकिन देयर इज़ नो डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सो वी कैन से कि फिगर ए में जो पर्सन है ही इज़ नॉट डूइंग एनी वर्क। अब आते हैं फिगर बी पर। फिगर बी में ये जो कंटेनर है इस पे जो पर्सन फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई करने के बाद ये कंटेनर अपनी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर चला जाता है। इसका मतलब ये पैरेलल डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इसका मतलब कि फोर्स भी अप्लाई हुआ और डिस्टेंस भी कवर हुआ। तो फाइनली हम साइंस की लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे जो पर्सन है बी वो काम कर रहा है। तो यही इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। इट इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट और ये समझ में आना चाहिए कि वर्क कब होगा कब नहीं होगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वर्क के। सपोज़ दैट एक कूली है जो अपने सर पर बैग लेकर के खड़ा है। वो दिन भर खड़े खड़े भले ही थक जाए लेकिन साइंस की लैंग्वेज में वो कोई काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वर्क होने के लिए फोर्स और डिस्टेंस का मूव होना ज़रूरी है। यहाँ पे फोर्स तो अप्लाई हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट कोई भी डिस्टेंस मूव नहीं कर रहा है, इसीलिए वहाँ पे जो वर्क हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब आते हैं एक एग्ज़ाम्पल पे। जो लॉन मूवर है, एक पर्सन इसको ड्राइव कर रहा है। तो यहाँ पे लॉन मूवर पे दो टाइप के फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक है हॉरिजॉन्टल फोर्स और एक है वर्टिकल फोर्स। फोर्स के यहाँ पे दो कंपोनेंट हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो वर्क का हॉरिजॉन्टल, यानी जो फोर्स का हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये फोर्स इसको आगे मूव करने में हेल्प करता है। तो जब ये फोर्स अप्लाई होगा और जब ये डिस्टेंस कवर करेगा तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये पर्सन लॉन मूवर पे वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। सिंपली आप इसको ओरली सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको ओरली बता देता हूँ कैसे क्या वैल्यू रखना है। पहला एग्जांपल है, एन ऑब्जेक्ट इज़ मूव्ड विद अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन अक्रॉस अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, हाउ मच वर्क इज़ डन इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ मूव्ड 50 मीटर। कह रहा है इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है 15 मीटर और जो डिस्टेंस मूव किया है वो है 50 मीटर। हमें वर्क निकालना है तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स की वैल्यू है 15 एंड डिस्टेंस की वैल्यू है 50। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 750 जूल। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 650 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ डेस्क का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, हाउ मच फोर्स इज़ यूज्ड टू मूव द डेस्क। यहाँ पे वर्क दे दिया है, डिस्टेंस दे दिया है, फोर्स पूछा जा रहा है। तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क अपॉन डिस्टेंस। तो वर्क को 650 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 130 न्यूटन। इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 3 भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। नाउ इस सेट में हमने ये जो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है इसमें सिंपली आपको वर्क और फोर्स एंड डिस्टेंस के बारे में अलग अलग सेट बना करके दिया हुआ है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे किसी में दो क्वांटिटी दी गई है, तीसरी पूछी जा रही है। किसी में फोर्स दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है तो वर्क पूछा जा रहा है। दूसरे में फोर्स डिस्टेंस दिया गया है तो वर्क पूछा जा रहा है। थर्ड वाले में फोर्स पूछा जा रहा है जबकि डिस्टेंस एंड वर्क दिया गया है। तो इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। वन थिंग, जब भी हम किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें यूनिट का इसमें ध्यान रखना होता है। सारी यूनिट एक ही सिस्टम में होनी चाहिए। अगर हम डिस्टेंस को मीटर में मेज़र कर रहे हैं तो जो मास होना चाहिए वो किलोग्राम में होना चाहिए, टाइम होना चाहिए सेकंड में होना चाहिए। यानी एम के सिस्टम में
तीनों होना चाहिए। अगर हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं तो जो मास होना चाहिए वो ग्राम में होना चाहिए और टाइम सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो ये यूनिट्स आपको काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस में दो सिस्टम में वैल्यूज़ दी गई होती हैं। जैसे अगर इसमें फोर्स आपका दिया रहेगा न्यूटन में तो इसका जो है डिस्टेंस दे दिया जाएगा सेंटीमीटर में, तो न्यूटन के साथ सेंटीमीटर नहीं चलेगा क्योंकि एम के सिस्टम में ये मीटर में होना चाहिए। तो आप सेंटीमीटर को सिंपली आपको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को वर्क जो टॉपिक है इसके बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। अब आते हैं पावर पर। तो पावर क्या होता है फ्रेंड्स? पावर इज़ द रेट एट विच वर्क इज़ डन, यानी इट इज़ द रेट एट विच वर्क इज़ डन, यानी कि आप ये कह सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी 1 सेकेंड में कितना वर्क किया गया, ये आपके रेट को बताता है। ये आपकी रेट को बताता है। इसका यूनिट होता है जूल पर सेकेंड, क्योंकि वर्क का यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो वी कैन से सिंपली कि पावर का जो यूनिट होता है वो होता है जूल पर सेकेंड। इसको हम सिम्बॉलिकली लिख सकते हैं P इज इक्वल टू W/T, वेयर P डिनोट्स पावर, W डिनोट्स वर्क एंड T डिनोट्स टाइम। अब वी नो दैट W इज इक्वल टू F इंटू D, यानी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फाइनली वी कैन से दैट P इज इक्वल टू F इंटू D/T। अब हम इस पर प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि हमें हर एक कंसेप्ट पर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अब हम ये प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है? अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन इज यूज्ड टू पुश अ मोटरसाइकिल 10 मीटर अलोंग अ रोड इन 20 सेकेंड, कैलकुलेट द पावर इन वॉट्स। अभी अभी हमने ये फार्मूला पढ़ा, P इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें हमको देखना है सारी यूनिट्स एक ही सिस्टम में होनी चाहिए। फोर्स दिया गया है 150 न्यूटन, डिस्टेंस दिया गया है 10 मीटर, टाइम दिया गया है 20 सेकेंड, एवरीथिंग इज इन सेम यूनिट। सो वी कैन से पावर इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं F इंटू D/T। इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच पर्सन बिलो डज मोर वर्क, विच पर्सन हैज़ ग्रेटर पावर, एक्सप्लेन। अब यहाँ पे आपको समझना है विच पर्सन बिलो डज मोर वर्क, कौन सा पर्सन मोर वर्क कर रहा है, एंड विच पर्सन हैज़ ग्रेटर पावर, एक्सप्लेन। तो सपोज दैट फ्रेंड, वर्क होने के लिए मोर वर्क तब होगा जब फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़े, यानी वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड डिस्टेंस, यानी कि मोर वर्क तभी होगा जब उस पर फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रहा हो तो भी मोर वर्क होगा, या उसका डिस्टेंस जो कवर हो वो ज़्यादा हो तो भी मोर वर्क होगा। पावर ज़्यादा होने के लिए, यानी पावर मैक्सिमम कब होगा? जब टाइम जो होगा कम होगा, क्योंकि पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम अगर ज़्यादा लगेगा तो आपका जो पावर होगा वो कम होगा। टाइम अगर कम लगेगा यानी कार्य आपका कम समय में, यानी वर्क आप कम समय में जब करोगे तो आपका पावर ज़्यादा होगा, और वर्क जब आप ज़्यादा समय में करोगे तो आपका पावर कम होगा। तो वी